अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आईएससी लाइक जरूर करें और ऐसे हाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। कमेंट में बताना आपको कौन सी व्हाट इफ स्टोरी चाहिए। क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो लेजेंडरी यूनिवर्स अचानक एक दूसरे से टकरा जाएं? एक तरफ है चक्र, जुत्सु और शिनोबी की दुनिया और दूसरी तरफ है की, कामेहामेहा और सुपर सैयान। चलिए आज इसी जबरदस्त सवाल के अंदर उतरते हैं कि अगर गोकू किसी तरह नारुतो की दुनिया में पहुंच जाता तो कहानी क्या मोड़ लेती। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही तनाव भरे माहौल से। हिडन लीफ विलेज एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है और तभी आसमान से एक ऐसी अनजानी ताकत नीचे आती है जो हर चीज को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली है। तो यहां से शुरू होता है हमारा पहला एक्ट। दूसरी दुनिया का एक योद्धा। गोकू का आना सिर्फ एक एंट्री नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो शिनोबी वर्ल्ड के पावर के हर नियम को सिरे से चुनौती देने वाली है। माहौल में पहले से ही टेंशन है। चौथा महान निंजा युद्ध बस दरवाजे पर खड़ा है। ठीक उसी वक्त आसमान में एक अजीब सी दरार पड़ती है और एक नारंगी कपड़ों वाला अनजान आदमी सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड 7 पर आ गिरता है। जब नारुतो और काकाशी उससे मिलते हैं तो उन्हें एक हैरान, कंफ्यूज्ड लेकिन दोस्ती करने वाला चेहरा मिलता है, गोकू। उसके आते ही सबसे बड़ा रहस्य सामने खड़ा हो जाता है। ये शक्ति है क्या? नारुतो और उसके अंदर का 9 टेल्स तक फौरन महसूस कर लेते हैं कि इसकी पावर बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये चक्र तो बिल्कुल नहीं है। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। तो चलिए अब दूसरे एक्ट में चलते हैं जहां दो अलग अलग पावर सिस्टम्स आमने सामने आते हैं और यहीं पर शिनोबी वर्ल्ड को पहली बार अंदाजा होता है कि गोकू कितना अलग और कितना ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए, इन दोनों शक्तियों में जमीन आसमान का फर्क है। की यानी गोकू की पावर एक तरह की रॉ लाइफ एनर्जी है जो सूरज की तरह गर्म महसूस होती है और चारों तरफ फैलती है। दूसरी तरफ चक्रा है जो फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी का एक कंट्रोल्ड मिक्सचर है, जिसे जुत्सु के लिए हाथ के इशारों से एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो जब काकाशी गोकू से अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाने को कहते हैं तो गोकू बस अपनी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन इसके बाद वो जो कहता है वो सुनने वालों के होश उड़ा देता है। गोकू बड़े आराम से बताता है कि उसने अभी बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के अपनी कुल ताकत का सिर्फ 1% ही इस्तेमाल किया था। 1%। ये सुनकर सासुके और काकाशी जैसे एलीट शिनोबी के लिए यकीन करना नामुमकिन था कि गोकू की असली ताकत की कोई हद भी है या नहीं। सासुके को तो ये बात हजम ही नहीं होती। वो गोकू को चैलेंज कर देता है। सासुके अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। चिडोरी, ग्रेट फायरबॉल जुत्सु सब कुछ इस्तेमाल करता है, लेकिन गोकू के लिए यह बस एक सीखने का मौका था। उसने सासुके के हर एक अटैक को बड़े आराम से डॉज किया और उसके सबसे ताकतवर अटैक को सिर्फ एक हाथ से रोक दिया। लेकिन जानते हैं, ताकत में इतने बड़े फर्क के बावजूद नारुतो और गोकू के बीच फौरन एक कनेक्शन बन जाता है। दोनों का दिल एकदम साफ है। दोनों दूसरों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हाँ, दोनों को ही खाने का, खासकर रामन का बहुत शौक है। और बस यहीं पर हिडन लीफ के लीडर्स को यह एहसास होता है कि गोकू सिर्फ एक मेहमान नहीं है, वो आने वाले युद्ध में उनका सबसे बड़ा, उनका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड हो सकता है। सोचिए, गोकू की एबिलिटीज शिनोबी की दुनिया में क्या कर सकती हैं। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से पलक झपकते ही कहीं भी जा सकता है। अपनी एनर्जी सेंसिंग से छुपे हुए दुश्मनों का पता लगा सकता है। उसकी जबरदस्त ताकत किसी भी डिफेंस को तोड़ सकती है और सबसे बड़ी बात, उस पर ज्यादातर गेंजुत्सु का कोई असर ही नहीं होगा। वो एक गेम चेंजर है। और गोकू ये बात साबित भी कर देता है। जब युद्ध शुरू होता है और दुश्मन की एक पूरी फौज समंदर के किनारे से हमला करती है तो गोकू एक ही कामेहामेहा से पूरी की पूरी सेना को खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, उस हमले से वहां का नक्शा तक बदल जाता है। और फिर गोकू का वो मासूम सा सवाल, माफ करना, क्या ये कुछ ज्यादा हो गया? ये दिखाता है कि दुनिया बदलने वाली ताकत होने के बावजूद वो कितना सिंपल है। ये सुनकर नारुतो हैरान भी होता है और हंस भी देता है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। युद्ध का असली मास्टरमाइंड मदारा उचिहा सामने आता है और गोकू को एक ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ता है जो सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सोच और फिलॉसफी की भी है।
यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच टकराती हैं। मदारा का मानना है कि ये दुनिया सिर्फ दुख और दर्द से भरी है और सबको बचाने का एक ही रास्ता है, जबरदस्ती की शांति। वहीं गोकू का मानना है कि असली खुशी का मतलब तभी होता है जब उसे मुश्किलों के बाद कमाया जाए और लोगों से उनकी मर्जी छीन लेना उन्हें बचाना नहीं बल्कि उन्हें मिटाना है। और मदारा वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। इन्फिनिट सुकुयोमी एक्टिवेट हो जाता है और पूरी दुनिया एक कभी ना खत्म होने वाले सपने में फंस जाती है। हर कोई अपनी एक झूठी परफेक्ट दुनिया में जी रहा है। तो अब सवाल ये है कि एक ऐसे जादू को कैसे तोड़ा जाए जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता है। जब पूरी दुनिया एक सपने में कैद हो तो बचे हुए कुछ हीरो आखिर कर भी क्या सकते हैं? और इसका जवाब उतना ही सीधा और क्रेजी है जितना गोकू खुद है। अगर प्रॉब्लम चांद से आ रही है तो चांद को ही उड़ा दो। ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसके बारे में कोई शिनोबी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। तो फाइनल प्लान 3 हिस्सों में बनता है। पहला, गोकू सुपर सैयन 3 बनकर एक जबरदस्त कामेहामेहा से चांद को तबाह कर देता है, जिससे इन्फिनिट सुकुयोमी टूट जाता है। दूसरा, नारुतो और कुरामा गॉड ट्री से लोगों का कनेक्शन काट देते हैं। और आखिर में गोकू मदारा पर फाइनल अटैक करके इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है, दुनिया बच गई है। अब शिनोबी का अगला मिशन है अपने हीरो को घर वापस भेजना। वो मिलकर उस स्पेस की दरार को ठीक करने का तरीका ढूंढते हैं जो गोकू को उनकी दुनिया में ले आई थी। और जाते जाते नारुतो के ये शब्द ये गोकू के असर को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। उसने सिर्फ एक युद्ध नहीं जिताया था, बल्कि ये भी दिखाया था कि सच्ची ताकत और अच्छाई किसी भी दुनिया में उम्मीद की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। तो आखिर में गोकू ने नारुतो की दुनिया पर क्या असर छोड़ा? उसने युद्ध का नतीजा बदल दिया। उसने पावर का एक नया ही लेवल सेट कर दिया। उसने शांति और आज़ादी पर एक नई बहस शुरू कर दी। और हाँ, उसने